माननीय विधायक जी को आए और बच्चों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय विधायक भारत माता की, भारत माता की। मेरी निगाह जहां तक जा रही है, 70% लोग हमेशा होता है, 70% लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं और 30% लोग जो यहां पर नहीं है, बैठे तो यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, शरीर से है लेकिन मन से उनके लिए जरा ताली बजा दो आप लोग। ऐसा लोग मैं देख रहा हूं आप लोगों को, हमारे थानाध्यक्ष महोदय और एडीएम साहब, ये देख करके एक ने यहां से मार्गदर्शन दिया, क्या शानदार मार्गदर्शन, जैसे कोई प्रोफेसर हो। और एडीएम साहब ने चल चल के, जैसे कोई मेंटर होता है, चल चल के बीच में जाकर के और इतनी सहजता से बात करते वक्त कभी आपको लगा अगर पुलिस की वर्दी में हमारे इंस्पेक्टर साहब नहीं होते और आप ये ना जानते कि ये एडीएम साहब है, तो आपको महसूस होता कि दोस्त की तरह है, लगता ना कि टीचर है, टीचर मतलब गुरु। तो आप लोगों को जितने गुरु यहां पर हैं, उन गुरुओं के साथ 2 गुरु और एक तीसरा में, मतलब कितने गुरु हो गए? 3 गुरु आपको और मिल गए। और वास्तव में मैं 8 साल लगभग हो रहा है जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से विधायक में, लेकिन जिस दिन से मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया सोच करके, उस दिन से मुझे लगता है कि वास्तव में अभी तक का मेरे 8 साल बहुत काम कराया जो नहीं हुआ था 78 साल का, लेकिन अभी जो काम मैं कर रहा हूं ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम है, सबसे बेहतर काम है। इतना सारगर्भित कोई विषय बचा नहीं, 2 लोगों के बाद कोई विषय नहीं बचा जिस विषय को छुआ ना हो। उस विषय को मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कोई विषय बचा नहीं। आप सब लोग जब घर से निकलते हैं, घर के बाहर आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के घर में गाय होगी, भैंस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाहर निकलते हैं, रास्ते पर गधा भी मिलता है, घोड़ा भी मिलता है, बकरी भी मिलती है, ऊपर उड़ती हुई चिड़िया भी मिलती है। ऐसे तमाम ऐसी चीज आपको मिलती है ना। कभी क्या आपके मन में ये प्रश्न आया? जान दीजिएगा, आपको 15 मिनट, इतना मिनट आपने बहुत अच्छा दिया, समय हो गया, बैठने में कमर दर्द होने लगती है, आपका कंसंट्रेशन भंग होने लगता है, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप 15 मिनट, ठीक, क्या ये सब देख करके, प्रकृति के इस नियम निभानी, ऐसी सारी चीजों को देख करके क्या आपको कभी अपने ऊपर गर्व हुआ? क्या आपने कभी ईश्वर को धन्यवाद दिया कि परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे मनुष्य बना करके एक बहुत बड़ा काम दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको मनुष्य बना करके कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा काम दिया है ईश्वर ने आपको। एक छोटी चीज नहीं है, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। क्या इसको आपने अभी सोचा, इसको आपने महसूस किया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की आपको? और आपने कभी महसूस नहीं किया कि मैं दुनिया की सबसे
बेशकीमती वस्तु, बेशकीमती चीज, जब तक आप ये महसूस नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे। पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए मन में अभी सब लोग। ईश्वर ने आपको मनुष्य बना करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, ठीक है। आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल आना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चे को चाहते हैं पढ़ाना। बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी हैं कि वो पढ़े, इलाहाबाद गए पढ़ने, लखनऊ पढ़ने गए, दिल्ली पढ़ने गए, हो सकता है उस कैटेगरी के अभिभावक इसमें ना, मतलब ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक इस कैटेगरी के ना, लेकिन सपना हर गार्जियन का होता है ना। और वो जो सपना देखता है, सपना देखते देखते समय गुजर गया। जब समय गुजर गया, समय तो वापस आना नहीं है, तो क्या करते हैं, उस सपने को अपने बच्चों पर थोप देते हैं। क्या करते हैं, मैं तो चाहता था डॉक्टर बनना, बन नहीं पाया, मैं चाहता था इंजीनियर बनना, बन नहीं पाया, मैं चाहता था अधिकारी बनना, मैं बन नहीं पाया, मैं चाहता था बिजनेसमैन बनना, मैं बन नहीं पाया, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता, बन नहीं पाया, आर्किटेक्ट बनना चाहता, बन नहीं पाया। जब नहीं बन पाया तो क्या किया, उस सपने को अपने बच्चों पर जबरदस्ती थोप दिया कि तुमको यही करना है। क्या किया, थोप दिया। और फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि बगल वाला ने उसने क्या कर लिया, वो फलाने ने उसने क्या कर लिया, तुम तो नहा ना आया, तुम तो वहां आ रहा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी सारे लोगों की नहीं है, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनके ऐसे होंगे। दूसरे का उदाहरण, आपका काम वही शुरू होता है जब आपसे कोई ये कह दे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तब क्या होता है, तब आपको ठेस लगनी चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे लोग इस धरती पर मानव जीवन में ठेस लगने के बाद ही वो कुछ कर पाते हैं। तब क्या होता है, तो आपके अंदर अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप उदासी आपके अंदर नहीं, आप उदास नहीं है, आप निराश नहीं है, और आपके अंदर सपने हैं, आपके अंदर वो इच्छाएं हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, उस समय आपका दिल झकझोर देता है कि नहीं मैं करूंगा। जैसे एडीएम साहब ने क्या बताया, हाई स्कूल फेल हो गए, लेकिन फिर कई सारे लोगों ने कहा होगा, आसपास का वातावरण बन जाता है कि देखो उनका बच्चा तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया। तब क्या हुआ होगा, कुछ सपना जगा होगा ना, कुछ इच्छाएं अंदर आई होगी ना। बिना सपना देखे, बिना इच्छाओं को पाले, ये नोट कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। सपने तो देखना पड़ेगा, सपने नहीं देखोगे तो उसके पीछे चलना नहीं। बिना देखे चलोगे क्या, बिना देखे चलोगे क्या, गिर जाओगे। कहां गाड़ी कहां गड्ढा है पता नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, सपने और काम कहां शुरू होता है, जब दुनिया को लगे ऐसे कहां तो विद्यालय, यहां तो गरीब घर के बच्चे आते हैं, यहां तो गांव के बच्चे आते हैं। ये तो प्राइमरी से, जो सरकारी प्राइमरी जिसके पर क्या विश्वास हुआ, वहां के लोग आते हैं। गरीब घर के बच्चे इस नाते सरकारी में आते हैं, इनके पास फीस नहीं है, इस नाते सरकारी में आते हैं। इनके पास बहुत अच्छा कपड़ा नहीं, उस स्तर का स्टेटस नहीं है, सामाजिक स्टेटस नहीं है, इस नाते यहां से आते हैं। और ये जो भावना होती है ये आपको चढ़ जाती है, आपके मनोबल को डाउन करती है, मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी क्या बताया दोनों लोगों ने, आपको दोनों गुरुओं ने क्या बताया, तो जीवन के बारे में बताया। इंस्पेक्टर साहब ने तो कम बताया, उसी परिवेश के वो भी है, लेकिन एडीएम साहब ने सब बताया कि घर से क्या होता था, नमक रोटी घी हुई लगी है, चटनी, कपड़े में बांध करके ले गए, पानी भरे तो पेड़ पे बैठ के खा लिया।
घर से बोरा लेके जाते थे, हम लोग तो घर से बोरा लेके जाते थे, बोरा टाटपट्टी भी नहीं होता। तो उन्होंने क्या बताया, एकदम नीचे से उठ करके, और सपना देखा कि मुझे कुछ बनना। सपना देखा तो बने, तमाम सारी समस्याएं, तमाम सारी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों से निपटते हुए बने। और सोच लेते मैं तो गांव का आदमी हूं, टाटपट्टी घर से ले जाता हूं, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे बस का कुछ नहीं तो कुछ कर पाते क्या। इसको नोट कर लीजिए, अपने जीवन में एक कुंजी इसको नोट करिए। इस देश में जितने आईएएस हो गए, अगर ऐसा होता उनके पास कोई कमी नहीं होती, कोई कमी उनके यहां नहीं होती है। काजू खाने से, बादाम खाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छा जूता पहनने से, अच्छी गाड़ी से चलने से, बहुत अच्छे घर में रहने से, अगर आईएएस होना होता तो सारे आईएएसओ के बच्चे आईएएस होते, सारे नेताओं के बच्चे नेता होते, सारे बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन होते। जितनी भी धरती पर भोग की विषय वस्तु है सारा उनके पास होता। लेकिन जब रिजल्ट उठा के देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट उठाइए, जितने रिजल्ट उठा के आप देखोगे तो आप देखोगे गांव का आदमी जो नीचे से जितने अपने आप को पहचाना, जिसके अंदर एक भावना जगी, जिसके अंदर सपने इच्छाएं मिलती, तो आप देखोगे तो 70% गांव के लोग यूपीएससी के एग्जाम में, एमबीबीएस के एग्जाम में, इंजीनियरिंग का है, सीपीएमटी से लेकर के वो सारे बच्चे, हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, सारे बच्चे कहां के होते हैं? इसी बस्ती जिले में प्राइवेट स्कूल के बच्चों का जब ये हाई स्कूल इंटर का एग्जाम होता है तो टॉपर हरिया के बच्चे होते हैं, छावनी के बच्चे होते हैं, गांव और ये जो परिषदीय विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय है, ज्यादा से ज्यादा छात्र यहाँ के होते हैं। इस नाते अपने अंदर ये बिल्कुल ही भावना त्याग दीजिए। दूसरा, सपने अपने देखिए। आप माँ बाप का सपना जो कहते हैं लोग, माँ बाप का सपना साकार, माँ बाप कुछ नहीं, वो सब कायर है, इसको नोट कर लीजिए। जो गार्जियन, जो माँ की उसकी भूमिका थोड़ी कम होती है, बड़ी भूमिका बाप की होती है कि तुमको ये बनना, तुमको ये बनना, तुमको ये बनना है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, जो अपने सपने पा नहीं पाए, अपने बच्चों से वो सपना पूरा कराना चाहते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि कोटा में जो सीपीएमटी की तैयारी करने वाले बच्चे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे थे, 26 बच्चों ने, कितने? 26 बच्चों ने इंटर से पास करके गए तैयारी करने, 26 बच्चों ने क्या किया? सुसाइड कर लिया। अगर आपने स्वतंत्र सपने देखे होते, अगर वो बच्चे स्वतंत्र सपने देखे होते तो ये कदम बिल्कुल नहीं उठाते। वो माँ बाप के सपने पूरे करने गए थे, वो घर में चिराग बुझ गया। इस नाते क्या करना है? आपको अपने सपने देखने हैं। क्या करना है? अपने लिए अपने इंडिविजुअल सपने देखने हैं आपको, और उस सपने के पीछे आपको क्या करना है? सपना पूरा कैसे होगा? हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को रखा, उसी में से मैं भी थोड़ा। देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप किसी लक्ष्य में नहीं पहुंच पाओगे। आप हाई स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हो, इंटर में एग्जाम देने जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कभी मेरे पास 1.5 महीना बाकी है, मेरे पास 2 महीना बाकी है, मैं तो पढ़ लूंगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा, मैं हो जाएगा, मैं कवर कर लूंगा। ये विश्वास जरूरी है, क्योंकि विश्वास जो होता है, विश्वास आपका सबसे बड़ा सेनापति है। ध्यान रखिएगा, विश्वास आपका सबसे बड़ा सेनापति है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें सुधार करिए। पढ़ लूंगा, 1.5 महीना बाकी है, ऐसे 15 दिन और गुजर जाएगा, फिर अगला 15 दिन गुजर जाएगा, मैं तो पढ़ लूंगा, फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मैं 24 घंटा पढ़ के ये कर लूंगा। फिर जब ज्यादा लोड होता है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। आपको करना क्या, उसको नोट कर लीजिए। कल कभी नहीं आता जीवन में, कल कभी नहीं होता है। क्या कल कभी होता है क्या? मैं बार बार एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सारी दुकानों में आपने देखा होगा, आज नगद
कल उधार। दिखा रहता है ना, आज नगद कल उधार। अब मान लीजिए आपके पास आपको कोई सामान लेना है, आप दुकान पे गए, अब आप इस भरोसे में गए, ठीक है आज पैसा है, आज आपने खरीद लिया, दुकान पे लिखा आज नगद कल उधार। दुकानदार से पूछा कि कल आऊंगा उधार मिलेगा, उसने कहा हाँ मिलेगा। दूसरे दिन फिर आप पहुंच गए, मुंह उठाए कि आज तो लिखा हुआ आज नगद कल उधार। फिर गए, आपने सामान लिया, दुकानदार ने बोला पैसा, उसने कहा आप जब कल कहा तो था ही। तो कहता इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, आज नगद कल उधार। मैंने आज के लिए नहीं बोला, कल के लिए बोला, आज नगद। इसी तरह का आपका जीवन है, इसी तरह आपका जीवन है। जो करना है आज से शुरू करना है, जो करना है आज से शुरू करना है, जो करना है अभी शुरू करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है? जो एग्जाम में बच्चे प्रवेश करने जा रहे हैं, आपको ये पता है कि आपको क्या ज्यादा आता है, क्या कम आता है, क्या ज्यादा आता है और क्या कम आता है। हमारी एक आदत होती है, हमको जो ज्यादा अच्छा लगता है, जो इंटरेस्टिंग होता है, वो हम ज्यादा करते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। मेरे लिए आजादी है, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, मुझे आजादी है, मुझे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना। हाई स्कूल इंटर का जो होना था मेरा हो चुका है, लेकिन आपको एग्जाम में जाना है। तो आपके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको ये करना है कि पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में आप जो सबसे कम अध्ययन किया है, जो सबसे कम आता है, उसको सबसे ज्यादा समय दीजिए। लिखिए, टेबल लगाइए, कुर्सी लगाइए, आगे सरस्वती माता का जो ज्ञान की देवी है उनका चित्र लगाइए और अपना टाइम टेबल उस पर चिपकाइए। जो सबसे कम आता है क्या, उस पर 2 घंटा लिखिए, 1.5 घंटा लिखिए, जिसे आपने सोचा होगा। 24 घंटे में 6 घंटे विद्यालय जाता ज्यादा, आने जाने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मैं 8 घंटा मान लेता हूं, मैं 8 घंटा और मान लेता हूं। घर का काम है, ये काम है, वो काम है, दोस्त है, खेल है, खिलाड़ी, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 8 घंटा ऐसा समय होता है, उपयोगी समय होता है, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। मैं तो 16 घंटे निकाल दिया, 8 घंटे की बात कर रहा हूं। और उस 8 घंटे में कह रहा हूं कि प्लानिंग के तहत पहले उसको जो सबसे कम आता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद आप टाइम सेट करो, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप अध्ययन करना शुरू कर दो। आपको लगेगा कि जो सबसे कठिन है मुझे नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो फिर एक चीज बता रहा हूं आपको, आप उसको बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। एक किताब को उठाइए तो उसी किताब को बार बार करिए, फिर आप देखोगे एक हफ्ते अंदर आपके अंदर एक विश्वास जगेगा कि ये तो मैं कर सकता था, जो बहुत कठिन था। आपकी बहुत सारी अंदर की जो सोई हुई शक्तियां हैं, वो आपके विश्वास और आत्मविश्वास जो आपके अंदर है उससे जगती है। बहुत देखते हैं छोटे छोटे आदमी, लगता है तो बहुत साधारण आदमी है, बहुत साधारण व्यक्ति है, और बहुत बड़ा कर जाता है। आपके आसपास ऐसे तमाम उदाहरण होंगे। कर जाता तो कैसे? उसने सपने देखे, आत्मविश्वास जगाया उसने, करना शुरू किया उसने, और करने में लगातार करना शुरू किया। पास और फेल होने की चिंता छोड़ करके, क्या पास फेल होने की चिंता छोड़ करके उस काम को बार बार लगातार। एडीएम साहब ने क्या कहा? लिखना, कलम चलाइए पढ़िए, कलम चलाइए पढ़िए, कलम चलाइए पढ़िए लगातार। और जब पढ़ोगे और कलम दोनों साथ चलेगी ना, गारंटी से मैं बताता हूं आपको, जो सबसे कमजोर बच्चा हो, सबसे कमजोर बच्चा हो, इस प्रैक्टिस को करके देखिए, बार बार करिए, बार बार। फिर क्या होगा? आत्मविश्वास जगेगा आपके अंदर, और आत्मविश्वास के साथ साथ अंदर जितनी आपकी शक्तियां वो जागृत होंगी, वो जागृत होगी, फिर वो सपने पैदा करेंगी, वो सपने दिखाना शुरू कर देंगी। लेकिन तब जब आप बार बार करोगे, और जब बार बार करोगे तो एकाग्रचित्त हो जाओगे आप, दूरदृष्टि, कठिन परिश्रम और
पक्का इरादा, यही तो है ना। ये तो बार बार हम खूब सुनते हैं, इसको खूब सुनते हैं, लेकिन बार बार करेंगे। और अगली बार आपने पढ़ लिया, ये कर लिया, एग्जाम में गए, आपके सामने पेपर आ गया, पेपर आपने एक बार सही दृष्टि से देखा, फिर आपको लगता है इसमें मुझे 2 क्वेश्चन आता है, करना आपको 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, तो आपको फिर क्या होगा, फिर निराशा होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं जीवन का अनुभव, प्रश्न पत्र देखने के बाद आपको अपने अंदर एक भाव लाना है कि मैं सबसे काबिल आदमी हूं। क्या? मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता, जितना मुझको आता है उतना ही अगले को आता है। अगर आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया तो लेखनी भी आपकी डाउन हो जाएगी, मनोबल भी आपका डाउन होगा, निराशा भी आपके अंदर आएगी, और फिर आपको फेल होने का डर सताने लगेगा। और इस सारे भय से मुक्त होने के लिए आपके अपने अंदर, क्योंकि आप एग्जाम के रूम में कोई परिस्थितियां बदल नहीं सकते हो, किताब आप रख नहीं सकते हो, किसी से आप पूछ नहीं सकते हो, लिखना आपको है, क्योंकि पेपर आप दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, ये महसूस करना है कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता। और अगला काम क्या करना है, जो सबसे आसान क्वेश्चन हो, जो सबसे अच्छा आप जानते हो, वहां से लिखना शुरू करिए। फिर आपको 2 क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा रहता हुआ है, सबसे पहले 2 क्वेश्चन करके आप निकलोगे, फिर जो 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करना है, उसमें से देखते जाओ, उसमें आपको इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा आता है, फिर आप उस रेशियो में लिखना शुरू करिए। फिर आप जब निकलोगे ना, जब आप निकलोगे बाहर, तब ये अधिकांश स्टूडेंट यही कहते हुए मिलेगा कि पेपर बहुत कठिन था, अधिकांश। और अगर आप कहीं ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं बाद में भी कर लूंगा, और कहीं फंसे आप एक कठिन क्वेश्चन में, तो आपको जो 50-50 आता है वो सोचना आपने शुरू कर दिया, वो आपका समय खा जाएगा। और फिर जो आपको सबसे अच्छा आता है उस पर भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, उस पर भी आप जल्दी में रहोगे, राइटिंग आपकी खराब होगी, गलतियां होगी, उसमें तरह की तमाम तरह की भावनाएं, जो डर सताता है वो डर आपको सताने लगेगा। ठीक है ना, इस पे जाना है। इसके आगे क्या कहा था मैंने, सपने अपने देखने हैं, गार्जियन के सपने नहीं देखने। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। नदी के उस पार, मैं इसको कई बार दिव्यांगों के बीच में जाता हूं, ये कहानी सुनाता हूं, बड़ी प्रेरक कहानी है। नदी के उस पार अम्बेडकर नगर है, जरा वो पानी दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। नदी के उस पार क्या है, अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर में एक लड़की होती है अरुणिमा सिन्हा, कितने लोग नाम सुना है, अरुणिमा सिन्हा, और नेशनल वॉलीबॉल की प्लेयर होती है। अप्रैल 2013 में नेशनल खेलने उसको दिल्ली जाना था, वो लखनऊ से ट्रेन में सवार होती, बरेली जाते जाते बदमाश उसके पीछे पड़े जाते। उसने चैन पहन रखी थी, उस चैन को छीनने के लिए बदमाश उसके पीछे पड़े जाते हैं, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्स की लड़की थी। बात नहीं बेटा, देख रहा हूं, अब चेहरे पर नहीं नजर है। फिर क्या होता है, बच्ची को धक्का मुक्की होती है, स्पोर्ट्स की लड़की होती है, वो लड़ती है, लेकिन वो 3-4 होते हैं, उसको ढकेल देते हैं, वो नीचे गिर जाती है। नीचे जब गिरती है उसका पैर ट्रेन के नीचे आ जाता है, उसका एक पैर कट जाता है, और लगातार 4 घंटे, 3.5-4 घंटे वो लड़की ट्रैक के किनारे पड़ी रहती है, क्योंकि उसका एक पैर नहीं है, सुनसान जगह है। अगली ट्रेन आती है, जब ट्रेन निकलती है तो उस ट्रेन में जो ड्राइवर होता है दूसरे ट्रेन का, वो देखता है एक व्यक्ति यहां पर मरा पड़ा हुआ है, वो आगे की ओर सूचना करता है। रात में ही 4 बजे के आसपास जीआरपी आती है, जीआरपी उसको उसका आई कार्ड देखती, सारी चीजें देखती है, वो बेहोश है लड़की, तो देखती है तो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, उसके पास आई कार्ड वगैरह रहा होगा, जहां का टिकट, जहां का जाने का खाता पता सब रहता है। उसको फिर सूचना हुई, उसको एम्स लेके गए।
एम्स में जाते हैं तो सर्जरी होती है, जो पैर होता नहीं है, पैर एक कट चुका होता, 4.5 महीने 5 महीने वो हॉस्पिटल में रहती है, एम्स में रहती है, सरकार उसकी मदद करती है, उसकी दवा हो जाती है, उसके बाद घूम करके घर आती है। और जब घर आती है तो एक नेशनल प्लेयर जिसको पूरा जिला जानता है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग जानते हैं, उसका एक पैर नहीं है, तो माँ बाप को क्या सिखाएगा कि अब तो पैर कर दिया, इसका जीवन जो खत्म हो गया, इसका शादी कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। माँ बाप बेभाग, नात मां रिश्तेदार खिलाड़ी सब देखने आते हैं, तो क्या है, एक बैग तो सबके दिमाग में ही आएगा, जीवन खत्म होगा, कुछ बचा नहीं, एक पैर नहीं है, वो भी घाट के ऊपर से पैर कट गया। ये सुनते सुनते, देखते देखते, सुनते सुनते, ये भावनाएं, ये सारी चीजें, ये सहानुभूति सुनते सुनते उसके अंदर एक भाव जाता है, मुझे ये बदलना। मैं इतनी बात हो गई कि नेशनल प्लेयर भी आज मुझे आकर के लोग जिस दृष्टि से देख रहे हैं, मेरा जीवन खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना है। देखिए, ये होता है जो आपका पॉजिटिव विचार होता है, जो शक्तियां आपके अंदर है, जो बिखरी हुई है, उनको जब एकत्रित करोगे, एकाग्र करोगे, जो एकाग्रचित होता है ना, यही होता है बिखरी शक्तियों को इकट्ठा करना और लक्ष्य पाने के लिए जूझ जाना, लड़ जाना, निरंतर प्रयास। फिर क्या होगा, वो कहती है जिस दुनिया में किसी ने नहीं किया मुझे वो करना है, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया मुझे वो करना है। कैसे करना है? दुनिया का सबसे कठिन काम पढ़ाई लिखाई जो है, बर्फ से ढकी हुई चोटी कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है ना। बस्ती का कोई गया है क्या? अयोध्या का कोई गया है क्या? गोंडा का कोई गया? नाम सुना कोई आपने? सिद्धार्थ का गोरखपुर नाम सुना कोई? वो कहती है कि मैं ऐसा काम करूंगी, ये आप जब बार बार कहोगे ये मुझे करना है, मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, तो आपके अंदर स्वतः शक्ति जागृत होगी। हाथ में नहीं था, मेरा ईश्वर से यहां है, ईश्वर ने तो मुझको ऐसा ही बना दिया। ऐसा व्यक्ति धरती का भाग होता, भाग्य कुछ नहीं होता। भाग आपके निरंतर प्रयास से आपका भाग्य बनता है, और जब प्रयास बंद कर दे तो भाग्य आपको बदल जाता है, खराब हो जाता है। यही भाग है। उठाने की अलग, मुझे अरेस्ट करना है। घर वाले कहते पागल हो गई है, मेरा पैर नहीं है, दुनिया में आज तक किसी ने किया नहीं, दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। जब से धरती आई कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसका एक पैर ना हो, एक हाथ ना हो, जिसकी आंख ना हो, ये रेस्ट ये तो हुआ नहीं। उसने कहा मुझे करना, उसने कहा पागल हो गई है। फिर अपने विचार के अंदर लाती है, माँ बाप से कहती है, अपने भाई से कहती है, जाकर उठाइए, उनको पैर छूनी पड़ी उसको, और पैर नहीं छूनी। वो कहती है ये मुझे करना है। कैसे करना है? इसकी ट्रेनिंग होगी। लक्ष्मण पाल का नाम किसने किसने सुना? सुना ना? क्या क्या बोलोगे? एवरेस्ट ने चढ़ा, ठीक, रांची में ट्रेनिंग देती थी एवरेस्ट, जो आरोही थे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को ट्रेनिंग देती है, वो जबरदस्ती पीछे पड़ जाती है, कहती मुझे ट्रेनिंग लेनी है। बछेंद्री पाल जी के पास वो जाती है लड़की, बछेंद्री पाल जी के पास जाती है, कहती मुझे एवरेस्ट चढ़ना, मुझे ट्रेनिंग दो। कहती पागल हो गई, मैंने तो आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया नहीं। दिव्यांग व्यक्ति को जिसका एक पैर था, एक आर्टिफिशियल पैर में सारे तो एवरेस्ट चढ़ नहीं गया। कहा नहीं, मुझे 3 दिन तक वो मना करती रही, 4 दिन तक मना करती रही, लेकिन उसने कहा, उसकी जब दृढ़ता देखा उन्होंने, बछेंद्री पाल जी के अंदर न्याय का लगता है कि मुझे इस दुनिया में प्रसिद्ध होने का एक मौका मिल सकता है। उन्होंने ट्रेनिंग दिया उसको, जो समय पीरियड होता है 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग दिया। अब वो तैयार होकर आती है, कहती दुनिया की दिव्यांग बिना पैरों वाली पहली महिला मुझे बनना है। एवरेस्ट वो जाती है, बेस कैंप चढ़ जाती है, आगे की चढ़ाई करती है, एक पैर नहीं है, स्वाभाविक है, स्पीड उतनी नहीं होगी, एक लिमिट है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होती है, बर्फ के पहाड़ों में ऑक्सीजन कम होती है।
बर्फ से ढकी हुई चोटी होती है, पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, सबके साथ एक थापा होता है, एक व्यक्ति होता है जो उसको सहारे से लेके चलता है, रास्ते बताता है कैसे चलना है। देने के बाद भी व्यक्ति साथ में जाता है। एवरेस्ट में जो आरोही होते हैं आधे रास्ते जाते हैं, फिसल जाती है, स्पीड धीरे धीरे, उसका थापा कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा तो मुझको भी मारेगी, खुद भी मरेगी, ऑक्सीजन तेरी खत्म हो रही, मेरी भी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, मैं तो प्रोफेशनल हूं, लेकिन तुम मुझको मारेगी, मुझको भी मारेगी और खुद भी मरेगी। पहली बार मैं ये काम कर रहा हूं, बहुत लोगों को लेकर गया, लेकिन सबके सब ठीक ठाक था, और तू इतना धीरे चल रही है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो कहती नहीं, मुझे तो चलना, ऑक्सीजन नहीं है। यहीं से ईश्वर का रोल शुरू होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। यहां क्या होता है, यहीं पर ईश्वर का रोल शुरू होता है। कुछ दूर पर देखते हैं एक लड़की मरी हुई है, उसका हस्बैंड उसके पास है, वो अंग्रेज होते हैं, वो अंग्रेज होते हैं, उसकी पत्नी मर गई सगाई करते हुए, उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, और यहाँ थापा में उसमें बहस हो रही है, वो रो रही है कि मुझे चढ़ना है, मुझे दुनिया को बताना है कि एक दिव्यांग लड़की ये कर सकती है, दुनिया का पहला अजूबा मुझे बनना है, जैसे ओरेंज अजूबा। अब वो लड़की मरी थी, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खाली, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई, और वो उसका हस्बैंड कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन है, अगर आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो मेरे पास ऑक्सीजन है। उन परिस्थितियों में उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता है। यही ईश्वर का रूल। और मेरे मित्रों, तब तक उसको कोई नहीं जानता, अरुणा सिन्हा को तब तक कोई नहीं जानता। और जब दुनिया की पहली दिव्यांग महिला एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ती है, तो पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ एक खबर चलाता है कि एक पहली महिला जो दिव्यांग महिला है, जिसके पास एक पैर में उसने एवरेस्ट बड़ा नाम, एवरेस्ट में उसने छोटा कर दिया, एवरेस्ट पर चढ़ के उसने तिरंगा बना दिया। ये होता है आत्मविश्वास। और ये उन्होंने नहीं किया, दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ी दुनिया की। अब आप सोचो, एक महिला जिसका एक पैर नहीं है, वो एवरेस्ट चढ़ सकती है। आपको तो ईश्वर ने क्या नहीं दिया, आपको क्या नहीं दिया, सब दिया आपको ईश्वर ने। कभी तो किसी ने कल्पना की होगी चिड़िया उड़ रही है, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको हम उड़ा सकते हैं। वो पहला व्यक्ति ही क्यों है जिसने सपने देखे हवाई जहाज बना दिया? कोई व्यक्ति होगा पहले साइकिल का आविष्कार किया होगा कि हम ऐसा करके एक साइकिल बनाते हैं जिससे तेज चल सकते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं तेज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पहला होगा जिसने परमाणु बम बनाने के लिए सोचा होगा कि छोटा होगा और इसको इतना शक्तिशाली होगा उसको गिराने से देश खत्म हो सकता है, दुनिया को नुकसान होता है। और उसकी साइज क्या होता है? छोटा साइज। सोचा होगा तभी तो हुआ होगा ना। थॉमस अल्वा एडिसन नाम सुना ना, बल्ब का आविष्कार 300 बार फेल हुआ। कितने बार? लेकिन 300 बार उसका प्रयोग फेल हुआ, 300 बार, लेकिन बल्ब बनाया। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हो ना, न्यूटन का, उसमें एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का कि जब कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे गिरते हैं, और इससे ये सिद्ध होता है कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है जो नीचे खींचता है। आप ये बताओ, न्यूटन के पहले आदमी नहीं था क्या? क्या न्यूटन के पहले कोई नहीं था क्या? न्यूटन ने ही तो बताया कि जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है और नीचे गिरती है तो इसका कारण है, इसका कारण है, इसका कारण है। तो उन्होंने क्या किया?
ये न्यूटन का नियम बन गया, कोई चीज ऊपर फेंकी जाती नीचे गिरती है, तो इसमें उन्होंने खोज किया इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए। इसके पहले भी तो लोग कर सकते थे ना। आप सब समान हो, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। ईश्वर ने सबको मस्तिष्क दिया, सबको समान शक्ति दी है, लेकिन जिसने अपने अंदर की शक्ति को अपनी दृढ़ता से, अपने परिश्रम से, अपने सपने से, अपनी योजना से, अपनी प्लानिंग से अंतःकरण में उस सोई हुई शक्तियों को जगाया, एकत्रित किया, इकट्ठा किया, वो उतना आगे गया, वो उतना आगे गया। गूगल पे जाइएगा, बहुत देर हो गई है। 2024 के पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह को एक बार आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। बस इसीलिए आप जाकर के रील देखते हो, भी बताया बारिश क्या क्या चीजें देखते रहते हो, बिजी हो जाते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे खो जाते हो, जाके फोन पे बात कर हो, बतियाते हो। जीवन में सब करना भी है, जीवन में सफल भी होना है, जीवन में सपने देख रहे हो, उस रास्ते पर चल नहीं रहे हो, उसके लिए समय नहीं दे रहे हो, उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहे हो, वो पता लगा खोए हुए हो। आपका फोन तो हम छीन नहीं सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं क्या देखते हो। 2024 के पैरा ओलंपिक में 52 इंच का एक बौना जो सर्कस का हिस्सा होता है, राह चलते हुए क्या होता है, मनोरंजन का विषय वस्तु तो होता है ना, इसमें कोई बौना है क्या? कोई बौना नहीं है ना। बौना क्या होता बताइए? मनोरंजन का विषय वस्तु हमारे दृष्टि से, आपके दृष्टि से यही तो होता है ना। सब उसको देखते हैं, कृपा करते हैं, पैसा देते हैं, कैसे जैसे लगता है एहसान कर रहे हैं। यही परिस्थितियां नवदीप सिंह के साथ बनी। जिस मोहल्ले में रहता था पानीपत के, आते जाते लोग चिढ़ाते नहीं है, उसकी उम्र बेचारे के 18 साल 17 साल लोग है, 5 साल का बच्चा जा रहा है हंसी खेल, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने इंटरव्यू में कहा, जब ये लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा 52 इंच का व्यक्ति, ये तो डिसऑर्डर है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा यहीं से मैंने शुरू किया, यहीं से उसकी शक्ति जागृत होती है। और पैरा ओलंपिक में जेवलिन कितने लोग जानते हैं? जेवलिन थ्रो होता है, भाला, जेवलिन थ्रो में 100 पदक जीता ओलंपिक में 2024 में। अभी जेवलिन थ्रो में क्या किया? एक बौना व्यक्ति ओलंपिक जीत सकता है, तो ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। अपने सपने देखो, अपने रास्ते पर चलो, अपने सपने देखो, उस सपनों के रास्ते पर चलो। एडीएम साहब, लियोनार्डो डा विंसी दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार, यही नाम तो था, दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार। वो कितना कुरूप था पता है आपको? कभी आपको सकल सूरत हाइट ये लेकर भी परेशान होते हो ना, कि मैं तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने मुझको क्यों दुबला बना दिया, क्यों पतला बना दिया, क्यों काला बना दिया, क्यों छोटा बना दिया, क्यों गोरा बना दिया, 20 तरह सोचते हो। उसको भी देख लीजिएगा एक बार। भद्दा, कुरूप, मोटे ऊंट, चेचक के दांत, काला कलूटा व्यक्ति, मतलब वो भी बौने की तरह काला कलूटा व्यक्ति, लोग उसको देख के हंसते थे। कोई लड़की आकर्षित नहीं होती थी, जा रहा है स्कूल कॉलेज जा रहा, उसको देख के ऐसे होता था जैसे लगता कि कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते 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 उसके अंदर एक भाव जगा, विंसी के अंदर, और पता है उसने चित्र बनाना शुरू किया, और महिलाओं के चित्र बनाना उसने शुरू किया। उसने दुनिया के इतना बड़ा चित्रकार, आज तक उसकी कैटेगरी का कोई चित्रकार नहीं हुआ। और उस चित्र में लड़कियां उस समय की, उसी चित्र में उसके, उसी पेंटिंग में अपनी सूरत देखने लगी, सूरत, उसी पेंटिंग में अपनी सूरत देखने लगी। और एक बहुत सुंदर लड़की से उसके साथ हुई। और आज भी सबसे महंगी पेंटिंग अगर किसी की बिकी तो लियोनार्डो डा विंसी की। इस नाते आपके अंदर ईश्वर ने असीम शक्ति दी है, असीम क्षमता आपको दी है, लेकिन जो जैसा करेगा दूरदृष्टि कठिन परिश्रम पक्का दादा। हम लोग आज तक का ये सेशन रहा, और आपसे एक निवेदन और है, अंत में एक निवेदन है।
जैसे एडीएम साहब ने कहा था ग्रुप बनाओ, ग्रुप स्टडी, उसी का मैं दूसरा रूप ग्रुप स्टडी। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अपने से बुद्धिमान दोस्त बनाओ। जरूरत हो तो अपने से पढ़े लिखे व्यक्ति को, अपनी मां को बनाओ, अपने बाप को बनाओ, 4, 5, 6 दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। इंस्पेक्टर साहब जब तक है तब तक इनको दोस्त बनाओ, एडीएम साहब जब तक है इनको अपना दोस्त बनाओ। जो सबसे योग्य टीचर हो, उन टीचरों को अपना दोस्त बनाओ, दोस्त दूसरा ट्रीट करो। मैं तो कहीं नहीं कह रहा हूं। और मैं भी 1400, 1500 स्ट्रेंथ है ना, सबका दोस्त बन जाऊंगा, सबका दोस्त। सबसे दोस्ती करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ओरिजिनली कह रहा हूं। अगर इसमें से 1 बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चा भी अपने थाने पर बात कर दे, नंबर होगा, जाइए। कितने बड़े मेंटर हैं, पुलिस और नेताओं के बारे में कितनी खराब छवि है समाज की, कितनी खराब छवि है। नेता है तो अनपढ़, गंवार, सबसे निकम्मा व्यक्ति है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। मैंने पढ़ाई की, गांव से पढ़ाई किया, कागपट्टी लेके जाता था। कमी इतनी थी कि कक्षा 8 में भी नाम कट गया। हाई स्कूल में 2 बार पढ़ा, मेरे मन में था फर्स्ट पास होना। हाई स्कूल में क्या हुआ कि मैं एग्जाम देने गया, फर्जी डिस्ट्रिक्ट हो गया। और मेरे अंदर पास फर्स्ट होना था, ईश्वर की विधायक थी, लेकिन स्वाभाविक है कि फिर मैंने दोबारा हाई स्कूल दिया। हाई स्कूल में फर्स्ट पास हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा। अब जब मैं पास हुआ, एक साथ वाला 2 रिजल्ट थे, एक सेकंड वाला और एक फर्स्ट वाला हाई स्कूल में। फिर इंटर में गया मैं, इंटर में साइंस कभी था नहीं, बहनाम में साइंस था उस समय, और पढ़ना था। ननिहाल तरफ से हमारे बड़ा दबाव था कि पढ़ना साइंस से, पढ़े लिखे लोग थे। तो हुआ क्या, अभाव देखिए क्या होता है। मैं प्राइवेट फॉर्म भर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। इंटर का जब 1989 में बस्ती केडीसी में मेरा सेंटर गया प्रैक्टिकल का, वहां लगा हुआ था पैसा 75 रुपए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 150 रुपए जमा करना था, और मैं किसी को भरोसा ना गया, अभाव भी था, पैसे उतने थे नहीं, मुझको केमिस्ट्री में फेल कर दिया। और फिर दोबारा मैंने बहनान में, उसी समय खुला था 90 में, फिर मैं बहनान में एडमिशन लिया, फिर फर्स्ट पास हो गया ईश्वर कृपा से। फिर देखिए, फिर यह हुआ कि बहनान में एक फैक्ट्री खुल रही ITI। मेरे एक रिश्तेदार थे, इंजीनियर थे, SK सिंह जी, वो तुलसीपुर में रहते थे। मैं चला गया 91 में तुलसीपुर। उन्होंने कहा कि हाँ, अप्रेंटिस में तुरंत JEE बना दिया जाता है। दुर्भाग्य देखिए कि वहां पे उसी साल योजना खत्म हो गई, फिर एक साल मेरा गैप हो गया 90-91। फिर मैं मास्टर रोल की नौकरी कितनी थी, 240 रुपए की 1 साल दिया। हला जाता नहीं था, उन्हीं को बनाता खिलाता था इंजीनियर साहब को, उन्हीं घर में रहता तो पढ़ता था और कोचिंग पढ़ाता था। फिर मैं क्या किया कि उन्होंने कहा कि लड़का ठीक है, तुलसीपुर जहां देवी पाटन में, फिर कोचिंग पढ़ाई, 1 साल कोचिंग पढ़ाई मैंने। और फिर वही SK सिंह जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने जगाया ऐसे मेरे अंदर भाव, अपनी जीप पे लाद के मुझको लखनऊ पहुंचा दिया। मेरा ग्रेजुएशन का मैंने फॉर्म भरा, ईश्वर की कृपा से मेरा हो गया। अब मैं साइंस छोड़ता हूं, उन्होंने कहा तुमको IAS बनना है, तुम बन जाओगे, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। अब गया तो मैं आर्ट साइड में एडमिशन ले लिया। उसमें एंथ्रोपोलॉजी चलता था, बहुत जबरदस्त। एंशिएंट हिस्ट्री मेरे पास थी, एंथ्रोपोलॉजी थी, एक सब्जेक्ट और था सोशल वर्क। फिर मैं ग्रेजुएशन कर लिया। तब तक पता लगा कि मनमोहन सिंह जी का इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आ गया था, जिसमें कई सारे IAS IPS क्रॉनिकल में निकलता था। तो पता लगा कि ये तो IAS और PCS मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं ये तो। फिर मैंने हैदराबाद किया तुरंत। फिर मैंने कहा 1 साल, फिर 94 से 95 फिर मैंने तैयारी करी, और फिर मेरा 95 में सिलेक्शन हो गया MBA में। तब यहां कोई जानता नहीं था। 95 से 97 में MBA किया, और उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में 10 साल नौकरी करी। फिर देखिए 2007 में अच्छा काम करने का नतीजा के रोज ट्रांसफर,
जिस दिन मुझे कोच्चि भेजा गया ट्रांसफर में, उसी दिन सुबह गया, 15 मिनट बैठा और मैंने रिजाइन कर दिया। अब पूरा पीछे पड़े एक होनहार आदमी जिसको हर साल प्रमोशन मिलता था, काम के दम पे प्रमोशन मिलता था, सहारा इंडिया में, सहारा हाउसिंग में हर साल प्रमोशन मुझे मिलता था। अब मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने कहा बिजनेस करना है। और तब 2003 में मेरी शादी हुई थी सुल्तानपुर में, तंफर साहब थे, बहुत अच्छा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, नौकरी देख के उन्होंने शादी की थी। नहीं शादी वादी जानते हैं, नौकरी का पता लगा कोहराम मच गया कि नौकरी छोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने इतनी बिटिया का हाथ थमा दिया और पता लगा महाभारत हो गया, नौकरी छोड़ दिया। तुमने कहा ना आना ना जाना ना किसी की सुनना, मुझे व्यवसाय करना है। फिर व्यवसाय करना शुरू किया। फिर मेरा मन कहा ईश्वर को जिससे जो कराना होता है, फिर कहा नहीं अब मुझे और कुछ करना है, बड़ा करना है। कभी नेतागिरी नहीं की, घर में कोई सदस्य भी नहीं, कभी प्रधानी का चुनाव किसी नहीं लड़ा मेरी पीढ़ियों में। लेकिन जब 2012 चुनाव लड़ा हार गया, लोगों का बहुत अच्छा चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छा लड़का। 17 में 22 में मेरा अपना एक वोट, आप सबके जो गार्जियन हैं, आप सबके माँ बाप और पूरे मंच पे जो उपस्थित लोग हैं, उनकी सबकी कृपा से हम विधायक बन गए। नौकरी के दौरान एलएलबी भी किया मैंने, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी मैंने किया, 10 साल प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी करी हमने, और आज विधायक ऑलराउंड फर्स्ट क्लास पास हूं, भले 2 बार में पास हूं, बीए 4 साल में, हाई स्कूल 2 साल में, इंटर 2 साल में, एमबीए के बीच में गए फिर 2 साल में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मैंने स्ट्रीम बदला उस दिन मैंने समझा मैंने अब शुरू किया है। मेरी उम्र 25 साल है। कितनी? 25 साल। वही लक्ष्य बनाया 25 साल हमेशा। और आज जब मुझे कोई पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो मैं कहता हूं मेरी उम्र 33 साल है। कितनी? 33 साल है। क्यों 33 साल है? कि 25 साल की उम्र विधायक बना मैं, 8 साल अभी हुआ, वो भी 8 साल पूरा नहीं। तो मैं समझता हूं कितनी उम्र मेरी है? 33 साल है। सोच को परिवर्तित करिए। अभी बताओ मेरी उम्र कितनी है? कितनी होगी बताओ? 50? मेरी उम्र 55 साल है। कितनी? कोई कहेगा क्या? सोच। मैं महसूस ही नहीं करता हूं। जब महसूस नहीं करता हूं तो दिखेगा कैसे? पर मेरी 70 है, किसी से कहकर दिखाओ, चलना फिरना बोलना बात एक्शन व्यवहार। क्यों? क्योंकि मैं महसूस करता हूं मैं जवान हूं। ये मैं महसूस करता हूं कि मैं जवान हूं। ठीक? तो आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई। ताली बजाइए ठीक से। तो हम लोगों का अपना कर्तव्य है, एक अभियान शुरू किया है। कई विद्यालयों में हम लोग गए हैं। मैं अपने एडीएम साहब का हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपने इंस्पेक्टर साहब को और विशेष धन्यवाद मैं मैनेजर साहब को, उनकी पूरी टीम को देता हूं। मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह चाहिए, कुर्सी और मेज चाहिए, सिर्फ माइक एक अच्छा चाहिए, जिससे अगर 1 घंटा बोलना हो तो आपके बीच में आ जाऊं, बोल लूं। आज आपको 3 और नए दोस्त मिले हैं। 3 नए दोस्त मिले हैं। बराबरी में बात करो हमेशा, बराबरी में। और जब बराबरी में बात करना सीख जाओगे ना, आपकी हाइट ऐसे उठेगी, ऐसे उठेगी। इस तरह आप अपने दोस्त बनाइए। आप सबको हृदय गहराई से बहुत बहुत शुभकामना। मैं प्रयास करूंगा कि फिर जब कभी जरूरत होगी आपके बीच में आऊंगा। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि अब जनता के साथ अपने लक्ष्य में लगो, कभी निराश मत हो। माँ बाप के सपने मत देखो, अपने सपने देखो। उस सपने को पाने के लिए पूरा जूझ जाओ, पूरा जीवन लगा दो और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। किसी गलत रास्ते में जाना नहीं है। बोले भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम आदरणीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करेंगे कि आए और धन्यवाद। सफलता की कुंजी के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में
आए परम आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय, जनप्रिय लोकप्रिय हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय विधायक जी, स्कूल के संरक्षक अपने प्रबंधक का काम देख रहे परम आदरणीय श्री कौशल किशोर सिंह जी, थाना अध्यक्ष महोदय छावनी, विधायक प्रतिनिधि सरोज बाबा, हमारी के प्रधान बड़े भाई अर्जुन सिंह जी, आप सभी को विद्यालय के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय विधायक जी, विकास कुछ तो है ही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने कदम बढ़ाया है हरैया विधानसभा के लिए, ये अतुलनीय है। और आप इसके लिए पूरे क्षेत्र में चर्चा है, जब से बैनर पोस्टर ये लग रहा है, विद्यालय में कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्षेत्र में कई जगह चर्चा है, सारे लोग इसके लिए आपको बधाई दे रहे हैं। इसी विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चंडीगढ़ माने अधिनायक जय है, भारती भाग्य विधाता, पर सिंध गुजरात